हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब मिल जाएगा आपको बाकायदा वीडियो फॉर्मेट में, वो भी बिखरा हुआ नहीं, पूरा जमा हुआ। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के उसको चेकआउट कीजिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसका एक तरफा टॉपिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर। कहां पे आ गए बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे आ गए। मैंने पहले भी कहा था छोटा वाला के जो होता है ना वो कूलम्स कांस्टेंट होता है, और जो बड़ा वाला के होता है वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो चलिए बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं पहली कहानी को। तो ये है इसकी इंट्रोडक्टरी स्लाइड, और यहां पे बना हुआ है बड़ा सा के। ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब आएगा तो फिर कैपिटल के, और छोटा वाला के किसके लिए होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। छोटे वाले के की जो वैल्यू होती है ना, एक्सप्रेशन जो होता है उसका, छोटे वाले के का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद फिर हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.85 10⁻⁻12। और जब सारी वैल्यूज को पुट कर दिया जाता है तो 4 पाई का मतलब 3.14, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है? 8.85 10⁻⁻12। जब इसको फर्दर पूरा सॉल्व इन कर दिया जाएगा तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 9 × 10⁻9। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। बट अभी एक नया मसला आ चुका है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, फोकस करिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो व्हेन द चार्जेस आर सिचुएटेड इन अ मीडियम अदर देन फ्री स्पेस, पहली बात तो यहां पे स्टार्ट होते ही बता दिया गया है कि यार अगर चार्जेस ना फ्री स्पेस में रखे हुए हैं तो F = जो K Q1 Q2 by R का स्क्वायर होता है, उसमें जो K होता है ना उसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट अगर आ गया है इसका मतलब एयर फ्री स्पेस है, वैक्यूम की बात हो रही है। लेकिन अगर अभी चार्जेस को अपन ने प्लेस कर दिया है किसी दूसरे मीडियम में विच इज अदर देन फ्री स्पेस, कोई नया मीडियम है, तब जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, जो काम करने वाला फोर्स होगा, इसके फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, पहली बात तो F सबस्क्रिप्ट M आ गया। ठीक है, तो अभी से ही दिमाग में ये बातें क्लियर कर लो। अगर मैंने F सबस्क्रिप्ट नॉट लगा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये हो जाएगा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम, ये हो जाएगा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम। ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन अगर मैंने यहां पे लगा के रखा हुआ है F सबस्क्रिप्ट M, इसका मतलब क्या हो जाएगा? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस बट नॉट इन एयर फ्री स्पेस या वैक्यूम, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एनी पर्टिकुलर मीडियम, इन एनी पर्टिकुलर मीडियम। इट इज एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो जब F नॉट लगा है मतलब फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम, FM लगा हुआ है भाई यहाँ पे, मतलब दो चार्जेस हैं बट किसी पर्टिकुलर मीडियम में रखे होंगे। तो यहाँ पे ना जब मैं K खोलूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मत बोलना नॉट तो सिग्निफाई ही करता है वैक्यूम को या फ्री स्पेस को या एयर को। मैंने बताया था पहली बार में ही कूलम्स लॉ के लेक्चर के अंदर कि एप्सिलॉन के नीचे नॉट लगा होता है ना, वो नॉट सिग्निफाई करता है एयर को, फ्री स्पेस को या वैक्यूम को। लेकिन यहां पे जो चार्जेस हैं वो एयर फ्री स्पेस या वैक्यूम में नहीं रखे बेटा, वो किसी दूसरे ही मीडियम में रखे हुए हैं। ठीक है, मान लो कि ये चार्ज है Q1 और ये वाला चार्ज है Q2, और इनका सेपरेशन डिस्टेंस बाकायदा R के बराबर है, लेकिन ये किसी और ही मीडियम में रखा हुआ है। ठीक है, ये किसी और ही मीडियम में रखा हुआ है। लेट्स सपोज कोई सा भी होगा ये मीडियम, क्या पता कोई सा भी होगा ये मीडियम, क्या पता। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मीडियम में रखे हुए हैं ये दो चार्जेस, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पूरा सॉर्टेड है। तो यहां पे अब जो फोर्स काम करेगा ना, दिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मत लगाना क्योंकि फ्री स्पेस एयर या वैक्यूम नहीं है। चार्जेस सेम थे Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन डिस्टेंस R था, तो K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। इतनी सी बात है, ये तो एक नया चेंज आया। ठीक है, ये अपने बेसिक ट्रेंड में एक नया चेंज आ चुका है। पहले अपन F नॉट निकाला करते थे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ, लेकिन यहां पे मीडियम चेंज हो चुका है तो एप्सिलॉन नॉट नहीं लगा पाएंगे, तो फोर्स तो होगा बट किसी पर्टिकुलर मीडियम में होगा। तो ये रहा इसका बेसिक फॉर्मूला, वेयर एप्सिलॉन इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ इंटरवीनिंग मीडियम। ठीक है, नहीं तो अब तक एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या था? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर फ्री स्पेस या वैक्यूम। लेकिन यहां पर तो मीडियम चेंज कर दिया गया है, तो परमिटिविटी भी अब फिर डिफरेंट होने वाली है बेटा। और एक और बात पे ध्यान रखना,
ये जो पूरा k है ना 1/4πε, इसकी वैल्यू 9 10 टू द पावर 9 भी नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि वो तब आती है जब एप्सिलॉन नॉट लगा होता है, जब परमिटिविटी फ्री स्पेस एयर या वैक्यूम की होती है, जिस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती थी 8.85 10 टू द पावर -12। ठीक है, लेकिन इस दफा तो एप्सिलॉन नॉट नहीं है, तो यहां पर परमिटिविटी इस पर्टिकुलर मीडियम की होगी जो कुछ और होगी। जब मैं कुछ अलग सी वैल्यूज को यहां पे पुट करूंगा ना, तो फिर मेरा आंसर थोड़ी आएगा 9 10 टू द पावर 9, फिर तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो पहले एक काम करें बेटा, आप इस छोटी सी कंटेंट का पहले स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है परसेप्शन सेट करने के लिए। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया बेटा? 3 2 1 रेडी गो एंड ऑल डन ऑल क्लियर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वाला फंडा सुपर क्लियर। ठीक है, बड़ा वाला के किसके लिए होता है बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़े। The force between the same two charges held the same distance apart in vacuum। ठीक है भाई, जब वैक्यूम में रखेंगे तो ऑब्वियसली फिर you will use F नॉट 1/4π, एब्सोल्युटली you will use एप्सिलॉन नॉट 2। चार्जेस कितना है? Q1 Q2 और डिस्टेंस कितना था? R। ठीक है, तो आर का स्क्वायर कर दिया। ये वाला फॉर्मूला जब चार्जेस को किसी इंटरवीनिंग किसी डिफरेंट मीडियम में रखा होता है। ठीक है, तो ये फोर्स F सबस्क्रिप्ट M हो जाएगा, और ये वाला तब जब चार्जेस को किसी वैक्यूम में रखा हुआ, मतलब बेसिकली फ्री स्पेस में रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ओके। अब अगर मैं दोनों ही इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा ना, तो मतलब फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन फ्री स्पेस मतलब या वैक्यूम या एयर, उसको मैंने डिवाइड करा है फोर्स बिटवीन दोस टू सेम चार्जेस बट इन एनी पर्टिकुलर मीडियम। जब उसको डिवाइड करूंगा ना, देन व्हाट आई गेट इज बेसिकली कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेकिन ये चीज आपको अब चलेगी अच्छे से पता। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, पूरा फंडा तो हमारे लिए क्लियर करते हैं। ठीक है, तो पहले अपन रख लेते हैं क्या चार्जेस कहाँ पे रखे हुए हैं बेटा? वैक्यूम में रखे हुए हैं। पहले हमने मान लिया है कि चार्जेस कहाँ पे रखे हुए हैं बेटा? मान लो वैक्यूम में रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला वाला चार्ज ये लो, पहला वाला चार्ज और दूसरा वाला चार्ज, बट ये रखा कहाँ हुआ है बेटा? ये वैक्यूम में रखा हुआ है। ठीक है, दूसरे वाले केस में अपन क्या करेंगे कि सेम टू चार्जेस, ठीक है, सेम टू चार्जेस सेम डिस्टेंस अपार्ट, लेकिन इसको अपन रख देंगे किसी दूसरे मीडियम में। ठीक है, नीचे हो गया क्या? ठीक है, समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ, भावनाएं समझ जाओ तुम सारी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सेपरेशन डिस्टेंस आर के बराबर है, यहाँ पर भी सेम सेपरेशन डिस्टेंस है आर के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। चार्जेस को बिल्कुल सेम रखा गया है। यहाँ पे चार्ज कितना है? Q1 Q2, सेपरेशन डिस्टेंस आर के बराबर। यहाँ पर भी चार्ज कितना है? Q1, यहाँ पर भी चार्ज कितना है? Q2, सेपरेशन डिस्टेंस है सेम आर के बराबर। लेकिन इस बार इस बार इस पूरे अपैरेटस को, अरे इतना शानदार कलर नहीं चाहिए, इस बार इस पूरे सिस्टम को ना किसी एक, मान लो एक अलग तरह के बीकर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी मीडियम हो सकता है, यहाँ पर ये मीडियम में कुछ भी हो सकता है, मान लो रखा हुआ है ये मैंगो जूस के अंदर। ठीक है, दो चार्जेस की बात चल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो जब यहां निकालोगे फोर्स तो फिर वो आएगा F नॉट, यहां निकालोगे तो F सबस्क्रिप्ट M आ जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं लिख दूं कि इन अनदर मीडियम when the charges are placed in some another medium, तो क्या होने वाला है? ऊपर वाला केस तो वैक्यूम के लिए। ठीक है, अब बेटा पूरी बात पे ना बेहतरीन तरह से ध्यान देते हुए चलना, पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जब मैं फोर्स निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो वैक्यूम में निकाल रहा हूँ, तो K क्या होता है? 1/4π, ऑब्वियसली यू विल यूज एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चार्जेस क्या है तुम्हारे पास? चार्जेस हैं Q1 Q2 और सेपरेशन डिस्टेंस कितना है तुम्हारे पास? R का स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, जब मैं यहां पे निकालूंगा फोर्स, तो फोर्स इन मीडियम, एब्सोल्युटली मीडियम, 1/4π एप्सिलॉन नॉट मत लगा लेना इस बार। ठीक है, बिकॉज फ्री स्पेस नहीं है ना, तो सिर्फ 1/4π एप्सिलॉन, उसके बाद Q1 Q2 और सेपरेशन डिस्टेंस कितना है? R, तो R का स्क्वायर। दिस बिकम्स योर सेकेंड इक्वेशन। यहां तक भी कोई परेशानी आप लोग को मेरे ख्याल में नहीं आ रही होगी। ठीक है, अब एक काम करें, दोनों ही इक्वेशंस को ना बेटा डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, अब तुमको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। तो जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे ना, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास अब कहानी देख डेवलप कैसे होने वाली है। F नॉट अपॉन FM, ठीक है, मतलब फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। जब इसको मैं डिवाइड करूंगा इससे, तो बेटा Q1 Q2 का R का स्क्वायर पूरा कट जाएगा, 1/4π पूरा कट जाएगा भाई, पूरा। ठीक है, उसके बाद जो बचेगा ना, वो बचेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जो भी लोग
कुछ लोग ऐसे करते हैं बेटा कि ना वीडियो को ना वो लोग बहुत स्किप करते हुए देखते हैं, ठीक है, तो वो इसके आगे वाली चीजों को ना शायद उतना क्लियरली कैच नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को स्किप मत करते हुए देखना कि यार मेन पॉइंट कहाँ पे आने वाला है, वैसा मत करना, पूरा स्टेप वाइज देखते हुए चलो। अब जरा गौर करना, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है ना बेटा, इसे कहा जाता है, ये दरअसल परमिटिविटीज का रेशियो है ना, ठीक है, ऊपर वाला क्या है, परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम, जिस पर्टिकुलर मीडियम में चार्जेस को फिर वापस रख दिया गया, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है, तो ये दो तरह की परमिटिविटीज का रेशियो है, इसलिए इसे कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोला मैंने, ये दो तरह की परमिटिविटीज का रेशियो है, ये दो तरह की परमिटिविटीज का रेशियो है, इसलिए इसे कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। और सबसे प्यारी बात क्या है बेटा कि इसी को फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। जी हां बिल्कुल, इतनी सी बात है, इसी को कैपिटल के बोले तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई आया समझ? अब बताओ क्या तुमको ये टफ लगा? ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो तुम इतना सुनते हुए आ रहे थे वो इतनी सी चीज होती है भाई। चार्जेस के बीच का फोर्स निकाल दिया कब, जब वैक्यूम में रखे थे, उसके बाद चार्जेस के बीच का फोर्स निकाल दिया कब, जब वो रखे हुए थे किसी गिवन पर्टिकुलर मीडियम में। बस उन फोर्सेस का रेशियो निकाल लेना, बचेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गिवन दैट सेम डिस्टेंस पे रखा हुआ था। मतलब अगर यहाँ पे दूरियां आर के बराबर थी तो यहाँ पर भी दूरियां आर के बराबर ही है। यहाँ पे चार्जेस Q1 Q2 थे तो यहाँ पर भी चार्जेस सेम Q1 Q2 ही है, बस बदला किसको गया है, जज्बात, हालात और सराउंडिंग को बदल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट रेशियो आ जाएगा, तो बेसिकली रेशियो परमिटिविटी का, तो कॉल्ड एज द रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसी को फिर कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये जो एप्सिलॉन आर है ना, दिस बेसिकली स्टैंड्स आउट फॉर रिलेटिव परमिटिविटी। ये जो एप्सिलॉन आर है, दिस बेसिकली स्टैंड्स आउट फॉर रिलेटिव परमिटिविटी, और ये जो के लिखा है ना, दिस बेसिकली स्टैंड्स आउट फॉर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। This basically stands out for the dielectric constant. It's as simple as that. Dielectric constant. It's as simple as that. आया समझ में? पक्का आ गया समझ में? तो रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, जब हम श्योर नहीं होते ना कि अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है, तो हम यूज करते हैं इंटरैक्शन का टर्म। ठीक है, तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम, रेशियो किसके साथ है, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन दोस टू सेम चार्जेस प्लेस्ड सेम डिस्टेंस अपार्ट बट इन डिफरेंट मीडियम, तब जाकर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल के आता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, यहीं पे देख लो बेटा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज गोइंग टू बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी, बिकॉज ये सेम तरह की चीजों का रेशियो है, सेम तरह की परमिटिविटीज का रेशियो। ठीक है, या सेम तरह बेसिकली फोर्सेस का रेशियो, तो सेम तरह की क्वांटिटीज का रेशियो अगर है तो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो गया, तो K इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं बेटा। इतनी ही सिंपल सी बात होती है, इतनी ही सिंपल सी बात होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बेटा हो गया, देख लिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो यहाँ पे वही तो करा हुआ है, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर, या फिर इसको आप के बोल दीजिए। सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई थी, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर इक्वल टू के हो जाएगा। ठीक है, के का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड एज द रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, ये पता समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना, वो हमेशा किसी मीडियम का निकाला जाता है। क्या बोला मैंने? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना बेटा, वो हमेशा हमेशा किसी पर्टिकुलर मीडियम का निकाला जाता है। आगे फिर मैं आपको वैल्यूज भी दिखाऊंगा कि इस मीडियम की मतलब इस मीडियम की कैपिटल के की वैल्यू क्या है। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। वो सारे मीडियम्स की ना अलग अलग होती है, तो वो सब निकालने वाले अपन। ये वाली बात समझ में आ गई। इसको अपन डिनोट करेंगे कैपिटल की के से। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 3 2 1 रेडी गो डन। ठीक है, आगे बात समझ में। तो जो मेन चीजें थी वो आपको दिखा दी। अब जरा यहां पे गौर करिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। Dielectric constant is the ratio of absolute electrical permittivity of the medium to the absolute electrical permittivity of free space. ठीक है, अभी हम लोग करके आए थे यहाँ पे epsilon upon epsilon naught. That was basically dielectric constant. Absolutely इसको फिर आप लोगों ने relative permittivity का भी नाम दिया था, लेकिन मैं पहले के दो चीजों पे बहुत फोकस करना चाह रहा हूँ।
Dielectric constant is the ratio of permittivity of that particular medium, और नीचे क्या आ जाएगा, absolute permittivity of free space. It's as simple as that. वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है. Dielectric constant of a medium may be defined also as the ratio of force of interaction between two point charges separated by a certain distance in, कहां पे बेटा, न्यूमरेटर में आएगा फोर्स इन वैक्यूम, ठीक है. तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन, नीचे यहां पे क्या आने वाला है, टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, जब श्योर नहीं होते इंट्रैक्शन वर्ड यूज करिए, बिटवीन द सेम टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड द सेम डिस्टेंस अपार्ट बट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है. तो बेटा इन दोनों का रेशियो भी तो जब निकाला जाएगा तो वही तो आया था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा गया था. ज्यादा प्यारा है तो रिलेटिव परमिटिविटी बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है. आ गया समझ, ये वाला इसका बेसिक फंडा होता है. अब यहां पे लिखा हुआ बेटा Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, उसके बाद Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर. अब ऐसा क्यों लिखा गया है, अब मैं जरा आपको बताऊं. देखो अगर आप फोर्स निकालते हैं ना मीडियम में, तो आपका मन तो क्या करता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन तक रुक जाऊंगा, एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल नहीं लिखूंगा, क्योंकि भैया सोचना, हमेशा सोचना है इसके बारे में. जब तक कंफर्म नहीं है कि एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम है, तब तक एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा जा सकता, ठीक है. तब तो जब आप क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन पे छोड़ देंगे कहानी को. आया समझ की नहीं आया, तो पहले एक काम तो करो, इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसके बारे में आपको पूरी चीजें बताता हूं, ठीक है. पहले इसका स्क्रीनशॉट कवर अप करो जल्दी. 3 2 1 रेडी गो एंड डन, ठीक है. इतना पूरा फंडा आपको सुपर क्लियर हो चुका है ना. अब जरा सुनते हुए चलना, अब जरा सुनते हुए चलना अच्छे से. अगर ना मैं एप्सिलॉन के टर्म्स में बात करूं तो हम लोग देख चुके हैं कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही तो रिलेटिव परमिटिविटी था या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था. तो देयरफॉर एप्सिलॉन को जब मैं लिखूंगा तो एप्सिलॉन नॉट इनटू के लिख सकता हूं, हाँ कि ना. जल्दी मुझे कंफर्म करो, इतना पूरा फंडा क्लियर है. अब जरा गौर करते हुए चलना. अगर चार्जेस ना किसी पर्टिकुलर मीडियम में रखे हुए हैं, ठीक है, मान लो चार्जेस किसी पर्टिकुलर मीडियम में रखे हुए हैं, तो भैया एब्सोल्युटली आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन. बस रुक जा, नॉट मत लगा, नॉट मत लगा. नॉट कब आएगा, जब एयर फ्री स्पेस या वैक्यूम होता है, ठीक है. अभी तो नहीं है कुछ, अगर होता है एयर फ्री स्पेस या वैक्यूम तो मैं एफ नॉट नहीं लगा देता. क्या लगा हुआ है यहाँ पे, F सबस्क्रिप्ट M. इसका मतलब क्या, दो चार्जेस के बीच के फोर्सेस हैं बट किसी पर्टिकुलर मीडियम में है. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, क्या बोला, F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर. अब सुनते हुए चलना भाई भाई भाई, गलती नहीं गलती नहीं गलती नहीं. एप्सिलॉन के बारे में सोचो, क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट इनटू के. एप्सिलॉन के बारे में सोचो, क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट इनटू के. उसके बाद अपने पास क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर. दिल में बसा के रखना, यही तो फंडा यहाँ पे लिखा हुआ है. सेम चीज यहां पे लिखी हुई है. कैसे आया यहां पे के, वो मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया. अब मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा. ये जो अप्रोच यहां पर, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, ठीक है. स्क्रीनशॉट क्या भाई, इतनी सी चीज है, लिखते हुए चलो, ठीक है. और कॉपी किताब लेके बैठा करो, कॉपी किताब लेके बैठा करो, तभी तो नोट कर पाओगे. अदरवाइज तो फिर वैसा है कि शाम में कर लेंगे, रात में कर लेंगे, सुबह कर लेंगे नोट, फिर वो होता रहेगा भाई, दिन बीतेंगे, हफ्ता बीतेगा, महीना बीतेगा. आया समझ, तो वो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए. वो भी 12th क्लास में, वी डोंट हैव स्कोप फॉर दैट. ओके डन, ये वाली बात आप समझ चुके थे बेटा. अब जरा देख लें, मैंने कहा था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना, दैट इज बेसिकली डिफाइंड फॉर डिफरेंट मीडियम्स. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप हमेशा अलग अलग मीडियम्स के लिए निकालते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब कैपिटल के, इसकी वैल्यू 1 होती है फॉर वैक्यूम, 1 से थोड़ी ज्यादा 1.006 होती है एयर के लिए, 1.00026 होती है हाइड्रोजन के लिए, 3 से 4 के बीच में लाई करती है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस, 3 से 6 के बीच में लाई करती है फॉर माइका, 81 होती है फॉर वाटर. मेटल्स के लिए हो जाती है इन्फिनिटी, ठीक है, मेटल्स के लिए हो जाती है इन्फिनिटी. लेकिन ये वाटर वाला बहुत काम आता है बेटा, ठीक है. वाटर वाला ये जो के की वैल्यू ना 81, बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं इसके, ठीक है. अब ना एक चीज तुम देखो, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन दैट पर्टिकुलर मीडियम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है. तो जब आप फोर्स निकालते हैं ना वैक्यूम में, तो वैक्यूम का फोर्स इज के टाइम्स द फोर्स इन मीडियम, ठीक है. वैक्यूम में जो फोर्स होता है ना, दैट इज बेसिकली के टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स द फोर्स इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है. मतलब अगर मैं वाटर की बात करूं तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 81 के बराबर हो जाएगी. तो दो चार्जेस के बीच में जितना फोर्स पानी में काम करेगा ना, दो चार्जेस के बीच में जितना फोर्स पानी में काम करेगा, उसका 81 गुना
फोर्स काम करेगा वैक्यूम में, इट्स एज सिंपल एज दैट। आया समझ? मतलब दो चार्जेस अगर मीडियम में रखे हुए ना, पानी में रखे हुए हैं, और फोर्स काम कर रहा है 10 न्यूटन का, तो अगर मैं उन्हीं दो चार्जेस को ना हवा में डाल दूंगा ना, तो फोर्स वहां पे काम करने वाला अपने पास 810 न्यूटन का। इट्स एज सिंपल एज दैट। मतलब फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 10 से। आया समझ के नहीं आया? ठीक है। और ये k की वैल्यू क्या है? 81, तो 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू k टाइम्स द फोर्स इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, सारा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सारा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी का स्क्रीनशॉट लेना था। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। मेरे ख्याल से इतनी पूरी बात आप लोग को बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। चले, वाटर वाला तो खैर बहुत काम आता है अपने को, वाटर वाला केस तो बहुत काम आता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टू इक्वल लाइक चार्जेस इन एयर रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स F, बाय व्हाट परसेंटेज शुड ईच चार्ज बी रिड्यूस्ड सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 रिड्यूसेस बाय 28%। ये सवाल आप लोग के सामने प्रस्तुत है। एक बार मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार सेल्फ ट्राई करें। अगर बन गया तो बहुत जबरदस्त, लाजवाब। अगर नहीं बनता है तो फिर इसको मैं सॉल्व करवा, बट एक बार सेल्फ ट्राई तो बनता है इस पर यार। चलो ठीक है, बहुत शानदार। फिर सवाल तो आप लोगों ने देख लिया होगा, अब जरा इसको इत्मीनान से अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो टू इक्वल लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, इन एयर रिपेल ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ F, ठीक है। तो पहले अपन एक काम करें, इसकी प्राइमरी इक्वेशन जो है ना, पहली वाली इक्वेशन, उसको डेवलप कर लें अपन। तो F इज इक्वल टू K, मतलब क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद Q1, उसके बाद Q2 करूंगा तो K Q1 Q2 मतलब Q का स्क्वायर हो जाएगा ना, अपॉन नीचे क्या होता है R का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद बाय व्हाट परसेंटेज शुड ईच चार्ज बी रिड्यूस्ड, कितने परसेंटेज से आप एक चार्ज को रिड्यूस करेंगे सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब कैपिटल K की वैल्यू 2 है, रिड्यूसेस बाय 28%, ठीक है। तो इस बार फिर आपने चार्जेस को चेंज कर दिया। अगर आपने चार्जेस को चेंज कर दिया है तो नया वाला फोर्स क्या हो जाएगा, F डैश, ठीक है। दिस इज बेसिकली K टाइम्स K, मतलब ये अपने पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला K है, ठीक है। उसके बाद K टाइम्स द बेसिक फोर्स, ठीक है। तो बेसिक फोर्स क्या अपने पास बेटा, बेसिक फोर्स अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बेसिक फोर्स के अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद अब जो नए चार्जेस हैं भाई साहब, दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। अब दोनों ही चार्जेस को रिड्यूस कर दिया है बाय समवॉट परसेंटेज, ठीक है। तो अब जो चार्ज है ना, क्या मैं उसको Q डैश बोल दूं, ठीक है। अब मैं क्या बोल दूंगा उसको, Q डैश। तो Q डैश इंटू Q डैश करेंगे तो Q डैश का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन नीचे लपेटे में आ जाएगा R का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये बन गया अपने पास। एक काम करना, रुक, तो इसको मैं बना सेकंड इक्वेशन, क्योंकि क्या है ना, ये जो कैपिटल K है ना, ये खुद किसकी वैल्यू क्या होती है, 2 के बराबर, सवाल में गिवन था। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद Q डैश का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये बन जाएगी मेरे पास में बोले तो सेकेंड इक्वेशन, ये बन जाएगी मेरे पास में बोले तो सेकेंड इक्वेशन। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का इतना पूरा सॉर्टेड है। तो अपने पास ये F आ चुका था, ये पहले वाले केस का था, ठीक है। उसके बाद जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जब बात की गई तो फिर ये वाला अपने पास इक्वेशन डेवलप हो चुका है, ठीक है। अब सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है, किसके बारे में पूछना बेटा, बाय व्हाट परसेंटेज शुड ईच चार्ज बी रिड्यूस्ड, ठीक है। मतलब कितने परसेंटेज से एक चार्ज को रिड्यूस करेंगे सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के reduces by 28%, reduces by 28%, ठीक है। तो अपने पास ये F हो चुका था, F डैश हो चुका था। तो भाई अगर reduces by 28% तो it becomes 72%, ठीक है। तो if force reduces by, if the force is reduced by 28%, if the force is reduced by 28%, then it becomes 72%, then it becomes 72%, then it becomes 72% of the initial value, ठीक है। तो therefore f dash, therefore अब क्या होगा बेटा इक्वेशन में, जो f dash है ना, this f dash is equal to 72 पर, मतलब डिवाइड सेंट मतलब सेंचुरी, तो 72% ऑफ द इनिशियल फोर्स F के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो F डैश अपॉन F निकाल लेना। एक काम करें अपन, इसको जरा सेपरेशन तो दे दें यार, एक बार इसको अपन सेपरेशन दे दें ताकि आपके लिए नोट करना बड़ा आसान हो। एक बार जरा इसको अपन सेपरेशन दे दें ताकि आपके लिए नोट करना बड़ा आसान हो। चलो, तो F डैश अपॉन F निकाल लें अपन यहीं से, जल्दी जल्दी जल्दी। तो यहां से अपने निकाल लिया F डैश अपॉन F,
एफ डैश अपॉन एफ जो है वो यहीं से हो जाएगा 72 अपॉन 100. इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना, एक बहुत ही शानदार सी बात मैं आपको बता रहा हूं. अगर मैं एफ डैश अपॉन एफ करूंगा ना ऐसे कैसे ही, ठीक है, अगर मैंने एफ डैश अपॉन एफ कर दिया एज इट इज, तो एक बात सुनते हुए चलना, ये जो के है ना 1/4πε0 और आर का स्क्वायर यहां से कट जाएगा. ठीक है, तो एफ डैश मतलब ट्वाइस ऑफ क्यू डैश का स्क्वायर. क्या बचेगा अपने पास, ये ट्वाइस ऑफ क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, एफ क्या था, एफ में अपने पास सिर्फ क्यू स्क्वायर आया था, सिर्फ क्यू स्क्वायर आया था, इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया 72 अपॉन 100. ठीक है, अगर मैं इसको निपटाता हूं, किससे निपटाऊं, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, मान ले किससे, 4 से जा रहा है क्या ये जा रहा है क्या 4 से 60, हाँ जा रहा है 4 से जा रहा है. ठीक है, तो 4 से अगर डिवाइड करूंगा उसको तो कितना हो जाएगा 15 के बाद 3 और 18 अपॉन 25 आ रहा है क्या, ये आ रहा है 18 अपॉन 25 भाई. ठीक है, अगर अपन सही कर रहे हैं तो जी हाँ 18 अपॉन 25 तो आ रहा है. ठीक है, तो जब मैं क्यों अच्छा एक काम करना पड़ेगा, इसका स्क्वायरिंग भी तो करनी पड़ेगी. ठीक है, स्क्वायर रूट में स्क्वायरिंग में है ये, तो इसका रूट भी तो निकालना पड़ेगा. तो एक काम करो पहले इत्मीनान से सुनो, तो जब इसको अपन काटेंगे ना यहाँ से, तो अपने पास क्या हो जाएगा क्यू डैश का स्क्वायर, या इसको मैं पूरे में ऐसे लिख दूँ क्या, सुनो तो क्यू डैश अपॉन क्यू का होल स्क्वायर कर दूँ क्या, इज इक्वल टू 2 ने काटा इसको तो 9 से कटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये अपने पास 25. ठीक है, अब एक काम करते हुए चलना बहुत ही इत्मीनान से, इसका ना स्क्वायर रूट ले लो. तो स्क्वायर रूट लोगे ना तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्या बचेगा तुम्हारे पास, क्यू डैश बाई क्यू तुम्हारे पास बचेगा 3 अपॉन, आपने स्क्वायर रूट ले लिया इसका पूरा. ठीक है, तो 3 अपॉन 5 बचेगा. ठीक है, अगर मैं 3 अपॉन 5 को अगर मैं एक काम करूँ, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करा, तो मैं क्यू डैश अपॉन क्यू को 6 अपॉन 10 भी कर सकता हूँ. आया समझ. ठीक है, अब सर मैंने ऐसा क्यों करा है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, सुनते हुए चलना. क्यू डैश अपॉन 6, क्यू डैश अपॉन क्यू इज इक्वल टू कितना आ चुका है अपने पास, ये क्यू डैश है बेटा. ठीक है, समझते हुए चलना, ये कहीं अपन इसको 9 ना समझ बैठे, समझ रहे हो. कभी कभी होता है भाई लंबे सॉल्यूशंस में ऐसा हो जाता है कि आप ना कभी कभी उसमें अटक जाते हो कि भाई वो क्यू डैश था कि 9 था, समझ गए. ओके डन. अब जरा गौर करते हुए चलना, तो क्यू डैश अपॉन क्यू जो है ना वो 6 अपॉन 10 आ चुका है, तो देयरफॉर क्यू डैश जो है ना ये 0.6 टाइम्स क्यू हो जाएगा. तो 0.6 टाइम्स क्यू हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि क्यू डैश इज इक्वल टू 60% ऑफ क्यू. अगर नया वाला चार्ज है 60% ऑफ क्यू, इसका मतलब क्या है, अगर नया वाला चार्ज जो है ना वो पहले वाले चार्ज का 60% बचा है, इसका मतलब इट इज रिड्यूस्ड बाय 40%. ठीक है, तो देयरफॉर इट रिमेन्स 60%, देयरफॉर चार्ज is reduced by 40%. If it remains only 60%, therefore charge is reduced by 40%, and this is our final answer. आया समझ की नहीं आया, आया समझ की नहीं आया. आपसे सवाल में क्या पूछा हुआ था कि चार्ज कितने परसेंट से रिड्यूस हो गया, तो हम बोल देंगे चार्ज remains 60% of the initial charge. इसका मतलब it is basically reduced by 40%. It is basically reduced by 40%. It's as simple as that. भाई सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे. ठीक है, सब कुछ यहाँ पे बकायदा शानदार तरह से आपके सामने लिख के रख दिया है, तो आप बस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे. मेरे ख्याल से पूरा फंडा आपको भी सुपर क्लियर हो गया होगा. हो गया बेटा, 3 2 1 रेडी गो डन. चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लाजवाब. तो चार्ज इज बेसिकली रिड्यूस्ड बाय 40%. इट्स एज सिंपल एज दैट. अच्छा यहाँ पे ना कुछ लोग ना एक अलग फॉर्मूला भी अप्लाई करते हैं. अलग फॉर्मूला नहीं, अगर आपको किसी भी चीज में ना परसेंटेज चेंज निकालना है, सुनते हुए चलना बेटा, अगर आपको किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज निकालना है तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फाइनल वैल्यू माइनस कर देना इनिशियल वैल्यू. अगर आपको किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज निकालना है तो आप इसमें करिएगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, और इसी चीज को निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर देना 100% से, आपका आंसर आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा. ठीक है, तो क्या बोला मैंने, अगर आपको किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज निकालना होगा तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन द इनिशियल वैल्यू, इनटू कर दीजिएगा 100% के साथ. इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इसको भी स्क्रीनशॉट तो ले ही लें. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी लॉन्ग रन में काम तो अपने को कहीं भी आ ही सकता है. हो गया, 3 2 1 रेडी गो एंड डन. चलो बेटा, ऑल क्लियर.
सही है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला सवाल भी पूरा समझ में आ गया होगा अबाउट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा अबाउट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी एंट्री स्लाइड पे ही ना बड़ा वाला के लिख के रखा था मैंने, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में ये चीज पूरी क्लियर हो जाए कि भैया छोटा वाला के कहीं पर अगर आ गया ना तो वो है 1/4πε0, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 9 10 टू द पावर 9, ठीक है, जब आप फ्री स्पेस की बात करेंगे तो। लेकिन जो कैपिटल के होता है दैट वाज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये बहुत ही अलग चीज होती है, डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है, ये बात तो आप लोग जान ही गए थे, ठीक है। तो अब मैं ये चाहूंगा बेटा, लेक्चर छोटा था, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अगर नोट नहीं करा था तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा हम्बली कि प्लीज उसको नोट कर लो बेटा। अगर आपको लग रहा है कि आप पढ़ा तो है, सिंपल तो लगा, क्या नोट करना, लेकिन बेटा बस अभी लग रहा है ऐसा, उसके बाद क्या होगा ना, इसके ऊपर एक और कॉन्सेप्ट पाइलअप होगा, इसके ऊपर एक और कॉन्सेप्ट पाइलअप होगा, फिर एक और कॉन्सेप्ट पाइलअप होगा, तो वो सब चीजें एक साथ करनी पड़ेंगी ना, तो उसमें फिर क्या दिल रुक जाता है, समझ रहे हो मेरी बात। इसलिए मैं बोल रहा हूं भाई की बात मानो मेरी, जो मैंने बोला है नोट करने को नोट कर ले, आज के आज में नोट कर ले, ठीक है। भले फिर अगर ऐसा हो जाए तो भाई कल सुबह रिवाइज कर लेना, या फिर जब भी तेरे पास टाइम मिले, बहुत जल्दी ही लेकिन फिर रिवाइज करना, लेकिन लिखा हुआ रहेगा ना तो तेरा काम आसान रहेगा, ठीक है। लिखने कभी बैठेगा तो फिर वो दिक्कत वाली बात हो जाती है, इसलिए लिखने वाला काम तो आज ही खत्म कर ले, फिर जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेना, इसमें कॉन्सेप्ट पूरा पुख्ता हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा, समझ में आया, हर एक बात क्लियर हो गई, तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं करा हो तो कर लो बेटा जल्दी, ठीक है। तो चलिए क्लास करते हैं फिर यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।